वेलकम यू ऑल इन दिस PYQ सीरीज। और आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं एक फ्लक्स के ऊपर बेस्ड, जो कि चेन्नई 2015 यानी ऑल इंडिया एग्जामिनेशन में ही पूछा गया था। और इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि इसमें यूनिफॉर्म फील्ड के साथ साथ आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा, जो आपकी फिगर है उसको थोड़ा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं यूजुअली इस तरह के क्वेश्चन में। आइए देखते हैं इसे कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे एक सिलेंडर गिवन है आपको, और वो सिलेंडर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है एक्स एक्सिस के अबाउट। तो देखिए इसका सिलेंडर का जो लेंथ है वो a गिवन है, रेडियस r है, और ये एक्स एक्सिस के अबाउट रखा गया है। हाफ पार्ट इस तरफ है, हाफ पार्ट इस तरफ है, और जो आपको फील्ड है वो कुछ इस तरीके से गिवन है। तो फील्ड यूनिफॉर्म है, ये एक अच्छी बात है। हमने अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वीडियो में बताया था कि फील्ड यूनिफॉर्म होते ही हमारा क्वेश्चन काफी हद तक हमें मतलब कम वर्ड्स में ही हम आंसर को लिख सकते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड है, वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो ऐसे होती है, लेकिन उसमें कुछ स्पेशल कंडीशन भी है कि अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ जाते हैं, यानी आपकी वैल्यू x ग्रेटर देन 0 है, तो फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। और अगर आप x लेस देन 0 की तरफ जाते हैं, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं, तो फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे है। ठीक है, यानी कि सिमेट्रिक फील्ड जरूर है, यूनिफॉर्म फील्ड जरूर है, लेकिन वो ओरिजिन के अबाउट अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। और इस तरह की फील्ड हम पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो वो आप सोचिए कि कहाँ पे पढ़ते हैं, हम अपने वीडियो में आगे जरूर बताएंगे। बट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर हो गई, वो कहना क्या चाहता है पहले तो। अब यहाँ देखिए निकालना क्या है, वो बोल रहा है फ्लक्स निकालिए सबसे पहले फ्लैट सरफेसिस से। तो फ्लैट फेसिस यूनिफॉर्म फील्ड, आई थिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हमने पढ़ाया था तो वहां पे हमने बात क्लियर करी थी कि यहाँ पे क्वेश्चन काफी आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है। और फिर कर्ड सरफेस से, अब इस सिलेंडर का कर्ड सरफेस है जो इस तरीके से इस फिगर में घुमा हुआ है। और फिर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी निकालना है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो निकल रहा है, और लास्ट में है नेट चार्ज निकालना है। तो यानी कि लेफ्ट सरफेस से फ्लक्स, राइट से फ्लक्स, कर्ड सरफेस से फ्लक्स, और फाइनली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और देन उसके बाद आपका नेट चार्ज। तो इन क्वेश्चनों को देखते हम सबसे पहले चलते हैं अपने कि हम फ्लक्स की कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें लेफ्ट सरफेस को, तो देखिए बेटा क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है तो हमें यहाँ पे छोटा सा ds एलिमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है इस टोटल लेफ्ट सरफेस का एरिया क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं a लेफ्ट। ठीक है, तो मैंने टोटल उसे बना लिया। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी, अगर मैं बात करूं, ये मैंने L बनाया बेटा, थोड़ा सा ध्यान से इसे देखिएगा, और इसकी डायरेक्शन भी क्या है -i। इधर जो फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है E0, देखिए उसकी वैल्यू है, और यहाँ पे मैं -i, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें, देखो E0 और ये i माइनस इस तरफ लिखा है, लेकिन आप i के साथ देखेंगे, यानी ये दिखाता है दोनों इसी डायरेक्शन में है। अब एरिया वेक्टर मैंने उधर ही बनाया, फ्लैट सरफेस से एरिया वेक्टर यहाँ भी बनाया जा सकता था, यहाँ भी, लेकिन रूल याद करिए, बाय कन्वेंशन किसी भी क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो सिलेंडर क्लोज्ड है, इधर बनता तो वो इनवर्ड नॉर्मल हो जाता, हमें इधर ही बनाना पड़ेगा। तो कंडीशन यहाँ पे हमें हमेशा ध्यान रखनी है। अगर मैं राइट सरफेस की बात करूं तो बेटा वहां पर भी एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, इस एरिया वेक्टर का नाम AR। ठीक है, वैसे तो सिलेंडर की शेप सेम है तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन ये एरिया वेक्टर I डायरेक्शन में है तो मैंने यहाँ पे I। सिमिलरली फील्ड यहाँ पर है तो E0 I। ठीक है, तो हमारे पास दोनों सरफेस की फील्ड और एरिया हो गया। अब हम फ्लक्स कैलकुलेशन करने के लिए कंप्लीटली एलिजिबल हैं। अब देखिए सॉल्यूशन में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम लेफ्ट सरफेस के लिए मैंने लिखा फाई लेफ्ट। ठीक है, फ्लक्स लेफ्ट निकालना है। आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो 5 मार्क्स का है, तो थोड़ी स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अगर स्टेटमेंट नहीं लिखते हो, आपकी मैथमेटिक्स कंप्लीटली आपके सॉल्यूशन को जस्टिफाई करते हैं तो भी फुल मार्क्स मिलते हैं। बट हैबिट डालिए, मतलब स्टार्टिंग से कुछ स्टेटमेंट जरूर लिखें। तो फ्लक्स थ्रू लेफ्ट आप लिख रहे हैं, वो हेडिंग आ जाएगी। फाई L इज इक्वल टू, आप सीधा लिख सकते हैं E लेफ्ट डॉट एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेफ्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैंने E डॉट ds वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, सिंस फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, चलिए ये मैंने लिख दिया, फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब ये आपका फॉर्मूला इस स्टेटमेंट में आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं। पहला कि आप एनालिसिस से ही देखें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एनालिसिस का मतलब है आप वेक्टर सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी आई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो भी टोटली एक्सेप्टेबल है कि भाई ई भी इधर है, एरिया भी इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, 0 एंगल है तो cos 0 1 हो जाएगा। दूसरा तरीका है जो आपने लिखा है, जैसा वेक्टर मेथड है उसी को अप्लाई करिए। ये थोड़ा ऐसा होता है कि इसमें
इंग्लिश जो स्टेटमेंट है वो बच जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या लिखूं, ई लेफ्ट कितनी वैल्यू है, ई नॉट माइनस आई, डॉट लिखूंगा, एरिया लेफ्ट की वैल्यू क्या है, जैसे सपोज करिए ए लेफ्ट माइनस आई कैप, दोनों की यही है। अब आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट आई कैप का आई कैप के साथ होता है भाई cos 0 1, यानी 1 आ जाएगा। तो ये बेटा बन जाता है ई नॉट ए, एरिया लेफ्ट। अब देखिए इस सिलेंड्रिकल सरफेस का जो रेडियस है वो गिवन था, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो एरिया लेफ्ट का और एरिया राइट का होगा वो दोनों बराबर ही होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो होगा बेसिकली आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसकी जगह पे यानी डायरेक्टली अब यहाँ लिख सकता हूँ कि मेरा ये हो गया आपका ई नॉट पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, यानी आपको आई आई लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा लिखते ई नॉट ए एल, तब भी ये आता। बट ये एक तरीका ऐसा होता है कि फुल जस्टिफिकेशन है। कई बार स्टेप मार्क्स होते हैं, तो स्टेप मार्किंग में अगर आपने एंगल पे एंगल नहीं लिखा कि भाई किस वजह से ये हुआ cos 0, अब देखो मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अगर मैंने यूनिट वेक्टर नोटेशन में क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्योंकि मैं उसे पहले ही बता के चल रहा हूँ कि भाई वेक्टर के साथ ये प्रॉपर्टी अपने आप एसोसिएट होती है कि आई डॉट आई 1 होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। अब आते हैं लेफ्ट साइड का, तो हमने कर लिया बेटा। अब हम राइट साइड के लिए देखते हैं। देखिए फिगर भी हमें दिख रही है, अगर हम थोड़ा साइड जाते हैं, मैं बात करता हूँ फाई राइट की, ठीक है। तो उसमें मैं लिखूंगा ई राइट डॉट एरिया जो राइट साइड का है। अगेन ई राइट की वैल्यू आपके सामने लिखी है ई नॉट आई कैप, और एरिया वेक्टर कितना लिखा है आपका ए राइट आई कैप, ये भी क्या बन जाएगा बेटा ई नॉट ए राइट। और आपने क्या देखा था, राइट हो या लेफ्ट हो सबका मैग्नीट्यूड कितना है ई नॉट पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। आपने लेफ्ट का भी निकाल लिया, राइट का भी निकाल लिया। अब आप ध्यान से देखो दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, और ये आनी भी चाहिए बिकॉज सिमेट्रिकल है फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन, तो दोनों सरफेस के लिए बिल्कुल लगभग सेम ही, मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल सिचुएशन है ये। अब आते हैं कर्ड सरफेस की। तो देखो जरा बच्चों कर्ड सरफेस के लिए भी सुनो, क्योंकि एरिया वेक्टर को समझना जरूरी है कर्ड सरफेस के लिए। देखो ये सिलेंडर मैं बना लेता हूं इस प्लेन पेपर से। देखो ये मैंने सिलेंडर बना दिया। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाले फ्लैट सरफेस थे, फील्ड यहाँ से एरिया वेक्टर यहाँ निकाल दिया, यहाँ से यहाँ निकाल दिया। इस कर्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसे होंगे, मतलब मैं 3 डायमेंशनली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से सारी डायरेक्शन में बाहर कहीं भी आप देखो। लेकिन फील्ड तो ऐसे और ऐसे ही है। ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन के साथ इस डायरेक्शन के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, और डॉट प्रोडक्ट जो हम करेंगे यानी ई डॉट ए सी लिखेंगे कर्ड सरफेस के लिए, तो हमेशा cos 90 जो है वो 0 हो जाएगा। तो बस हमें ये लिख के बताना, यानी कर्ड सरफेस से कोई भी फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। और लॉजिकली आप सोचिए थोड़ा सा कि फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है तो कर्ड सरफेस से तो बाहर निकलेंगी नहीं, और फील्ड लाइन कहीं ना कहीं दिखाती है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मतलब फ्लक्स दिखाता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी बाहर निकल रही हैं उस सरफेस से। अब देखिए यहां पर यानी मैं लिखूं फाई कर्ड, तो फाई कर्ड हो जाएगा आपका ई डॉट ए कर्ड। अब आपने देखना है यहां पे आपने लिखा है इजिकल टू 0, और यहां पे ब्रैकेट में लिखना है सिंस एंगल बिटवीन ई इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। बस इतना लिख दिया, आपका काम खत्म हो गया। अब उसमें थर्ड पार्ट क्या था कि भाई व्हाट इज द नेट, ये देखो यहां से मैं बताता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बतानी थी। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब मैं ऐसे लिखूंगा फाई नेट इज इक्वल टू भाई लेफ्ट से निकलेगी प्लस राइट से निकलेगी जो हमने वैल्यू निकाली, प्लस कर्ड से निकलेगी। कर्ड का भी हमने ऊपर सीन देख लिया कि बिल्कुल 0 है। लेफ्ट से हमने क्या वैल्यू निकाली थी, लेफ्ट ऑफ राइट की सेम ही थी, ई नॉट पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़े आर का इस्तेमाल कर दिया, छोटा ही लिखना था, ठीक है। बड़ा आर राइट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाई आर स्क्वायर प्लस ई नॉट पाई आर स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे प्लस 0, ठीक है। तो टोटल कितनी आ गई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू नेट, ई नॉट पाई आर स्क्वायर। अच्छा ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। हर जगह लिखना है, यहाँ पे भी लिखेंगे न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इसके नंबर हैं 5 मार्क्स में। इसी तरीके से छोटे छोटे नंबर कट जाते हैं अगर हम नहीं लिखते, और हमें लगता है हम क्वेश्चन पूरा करके आए हैं।
न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। तो देखिए आप 5 मार्क्स में से अब लगभग जो है 4 मार्क्स जनरेट कर चुके हैं, ठीक है। 4 मार्क्स आपके जनरेट हो चुके हैं लेफ्ट राइट और नेट के निकाल के। अब लास्ट में इसने क्वेश्चन पूछा था कि वट यहाँ पे लिखा था एंड द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। अब देखो ये बेस्ड है गॉस लॉ के ऊपर। अब गॉस लॉ अभी तक तो हमने अपने चैनल पे डिस्कशन नहीं करेगा, लेकिन बहुत ही ट्रिवियल सा केस है ये, क्योंकि गॉस लॉ में मैं इसका मतलब थर्ड पार्ट लिख के सॉल्व कर देता हूं। हमें पता है यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स जो होती है वो किसके बराबर होती है, यानी फाई नेट बोल दूं, फाई नेट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज जो है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बेटा क्यू इनक्लोज्ड हमसे पूछा है, तो क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू फाई नेट इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब फाई नेट की वैल्यू आपके पास है, दैट मीन्स आपका जो ये क्यू इनक्लोज्ड हो जाएगा, ये क्या होगा आपका बेसिकली फाई नेट कितना है 2E0 पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको इसी फॉर्मेट में छोड़ सकते हैं। और ध्यान रखना अब ये चार्ज निकला है, जब सारी चीजें SI यूनिट में तो ये भी यूनिट, इसकी यूनिट क्या रहेगी, कूलाम्ब, जो चार्ज की SI यूनिट होती है। तो आप देखिए आपने कैसे बेसिक स्टेप से 5 मार्क्स बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसी तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस PYQ के हम लेके आते रहेंगे, इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ।